हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसे बोला जाता है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। नॉर्मली आप सभी की बात की जाए तो अगर आप सभी ने सी लैंग्वेज को पहले पढ़ रखा है तो आपने शायद एक टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना होगा जिसे बोला जाता है लोकल वेरिएबल, और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये डिपेंड करता है स्कोप के ऊपर। स्कोप मतलब क्या है? स्कोप मतलब एरिया। जैसे आपकी बात की जाए तो आपका एक घर है, तो जो घर आपका है वो 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट आपने ले रखा है, जिसके ऊपर आपने अपना मकान बना रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका लोकल स्कोप, वो अपना एरिया है। बट मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक गार्डन है, या मान लीजिए सामने एक रोड जा रही है, तो वो जो रोड है वो आपका एरिया नहीं है, वो सबका एरिया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक तरीके से कहलाएगा ग्लोबल स्कोप। डन। तो यहां पर लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप की बात की जाए तो इसे प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। और एक चीज ध्यान रखना, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं यही आपके आने वाले सारे कंसेप्ट का बेस बनेगा। अगर आप बात करो तो कंसेप्ट जिसको बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग, तो आर्गुमेंट पासिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो अभी अपन पढ़ेंगे। अगर अपन एक और कंसेप्ट की बात करें जिसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो उसकी बात की जाए तो वहां पर भी आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। डन। इसके अलावा आप किसी भी हायर कंसेप्ट को समझो, अगर आप रिकर्शन की बात कर रहे हो इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आप मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हो तो आपको इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, यहां से एक फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चालू हो जाएगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए फंक्शन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, केवल और केवल आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है प्रैक्टिस। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपने आपके प्रोग्राम में एक फंक्शन डिक्लेयर किया, तो सपोज मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और उस फंक्शन का नाम क्या है? वॉइड मेन या फिर इंट मेन। डन। तो मान लीजिए आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, उसका नाम क्या है? इंट मेन। दैट्स इट। और इंट मेन की बात की जाए तो इंट मेन के बाद में या फिर मेन के बाद में मैंने यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्कोप। किसका स्कोप है? ये मेन फंक्शन का स्कोप है। मतलब मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन यहां पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। मतलब मेन के बारे में आपको जो भी लिखना है वो सब कुछ कहां होगा? इस ब्लॉक के अंदर। डन। तो ये मेरा एक फंक्शन है। अब मान लीजिए कि सेम एज इट इज मैंने एक और फंक्शन क्रिएट करा है और मान लो उस फंक्शन का नाम क्या है? void x y z। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन का भी अपना क्या होगा? एक ब्लॉक होगा। मतलब क्या होगा? इसका भी अपना एक स्कोप होगा। डन। तो xyz का स्कोप यहां से स्टार्ट हो रहा है और xyz का स्कोप यहां पे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। दैट्स इट। तो यहां पर हमारे पास टोटल मिला के दो एरिया बन गए हैं जिन्हें बोला जाएगा स्कोप ऑफ फंक्शन। तो ये मेन का स्कोप और ये xyz का स्कोप। मगर मैं यहां पर अगर मेन की बात करूं तो मेन का जो एरिया है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो एरिया है जो मेन के लिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ये मेन का लोकल स्कोप है। डन। ये इतना मेन का एरिया, ये उसका एरिया, बात खत्म। और अगर मैं बात करता हूं इतने एरिया की जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा लोकल स्कोप। मगर ये लोकल स्कोप किसका लोकल स्कोप है? xyz का। मतलब ये एरिया मेन का एरिया और ये एरिया xyz का एरिया। तो ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन की बात की जाए तो हर फंक्शन का अपना एक अलग लोकल स्कोप होता है। अभी तक आपने जितने फंक्शन बनाए हैं हर फंक्शन का एक ब्लॉक होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका एक लोकल स्कोप कहलाएगा। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की, अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो ये एरिया ना तो मेन का है और ना ही xyz का है। मान लो आप एक प्रोग्राम बना रहे हो तो आपने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के नीचे आपने xyz फंक्शन बनाया, और इन दोनों फंक्शन की बात की जाए तो इन दोनों फंक्शन के ऊपर हेडर फाइल के जस्ट नीचे मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करता हूं, तो ये वाला जो एरिया है वो ना तो मेन का है और ना ही xyz का है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब क्या? वो एरिया जो सबके लिए है। डन। तो नॉर्मली हमारे पास दो एरिया होते हैं, एक होता है लोकल मतलब किसी स्पेसिफिक का, और एक होता है जिसको बोला जाता है ग्लोबल मतलब क्या? जो सबके लिए है। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, मेन की बात की जाए तो मेन का जो ब्लॉक यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मेन का स्कोप। मगर मान लो कि आपने मेन के अंदर लगा दिया इफ,
और इफ की बात की जाए तो इफ का ब्रैकेट यहां से ओपन हो रहा है और यहां पे क्लोज हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, ये इफ का लोकल स्कोप है, ये इफ का एरिया है, ध्यान रखना। तो ऐसे एक फंक्शन के अंदर कोई और ब्लॉक, उसके अंदर कोई और ब्लॉक, कोई और ब्लॉक, तो हर ब्लॉक का अपना क्या होता है, स्कोप होता है। डन। तो ये क्या कहलाएगा, इफ का ब्लॉक, ये क्या कहलाएगा, मेन का ब्लॉक। अगर मैं बात करता हूं यहां पर XYZ, तो इसके अंदर मान लीजिए आपने एक लूप लगा दिया फॉर, तो फॉर लूप का अपना क्या होगा, एक ब्लॉक होगा। डन, क्लियर है, ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो यहां पर हम सबसे पहले आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल मतलब खुद के, सबके लिए नहीं, खुद के लिए। डन। तो जैसे मान लो कि आपने मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इस वेरिएबल की बात की जाए तो इस वेरिएबल का नाम आपने क्या दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए। डन। तो यहां पर क्या होगा, मेन फंक्शन की बात की जाए तो मेन फंक्शन का अपना एक एरिया है, और इस एरिया के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उस वेरिएबल का नाम हो जाएगा ए। डन। अब आप सभी की बात की जाए तो आप सभी को मैं एक चीज बता चुका हूं कि किसी भी वेरिएबल की बात की जाए तो हर वेरिएबल का अपना क्या होता है, एक एड्रेस। तो मान लो जो ए वेरिएबल है इसका एक एड्रेस है, वो एड्रेस क्या है, 1001। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, ध्यान रखना, मैं यहां पर ये कहूंगा कि जो ए है, ए एक लोकल वेरिएबल है। क्या है भैया, ए एक लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, वो मेन का, ध्यान रखना। तो ए कहां डिक्लेयर्ड है, ध्यान रखना, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिक्लेयर और एक होता है यूज। मैं यहां पर डिक्लेयर करने की बात कर रहा हूं, आपने लिखा है इंटीजर ए, तो ये क्या हुआ, डिक्लेरेशन। मगर आपने यहां पर स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंटफ ए, तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये डिक्लेरेशन थोड़ी है, यहां पर आप ए को यूज कर रहे हो। मैं यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिक्लेयर की बात कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहां पर मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ए है वो एक लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, मेन का। सेम एज इट इज, अगर मान लीजिए कि मैंने जो XYZ फंक्शन है उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर p, तो क्या होगा, यहां पर जो p वेरिएबल है इसके लिए भी 4 बाइट की मेमोरी बनेगी, और इस 4 बाइट की मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा, p। डन। अब मैं क्या बोलूंगा, जो p है वो भी क्या है, p की बात की जाए तो p भी एक लोकल वेरिएबल है, और ये किसका लोकल वेरिएबल है, ये XYZ का लोकल वेरिएबल है। डन। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, लोकल वेरिएबल कंसेप्ट क्या बोलता है। अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल को केवल उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को मैंने डिक्लेयर कहां करा है, ए को मैंने डिक्लेयर करा है मेन के अंदर। तो मेन की बात की जाए तो मेन का एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा है और मेन का एरिया यहां पे खत्म हो रहा है, तो इस ए को मैं मेन के अंदर ही यूज कर सकता हूं, मेन के बाहर इसको यूज नहीं किया जा सकता। सेम एज इट इज, अगर मैं यहां पर p की बात करूं तो p क्या है, p एक लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, XYZ का। तो मैं इस p को इस XYZ फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकता हूं, मगर मैं इस p वेरिएबल को अगर कोशिश करूं कि मुझे इसको यूज करना है किसके अंदर, मेन के अंदर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डन। हाँ, कुछ अलग तरीके होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। डन, क्लियर है। तो यहां पर जो मैंने आपको अभी तक बताया उस चीज को अपन एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली पहले अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन हम इस कंसेप्ट के डेप्थ में जाएंगे। डन। तो चलिए हम आ गए हमारे मेन फंक्शन के ऊपर। अब यहां पर मैं आपके सामने दो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करा इंट मेन, एंड देन मेन फंक्शन की बात की जाए तो मेन फंक्शन का मैंने एक ब्लॉक क्रिएट करा, ये मेन का ब्लॉक हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा मैं यहां पर एक और फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा, उसका नाम लिया मान लीजिए void main या void XYZ, जो भी मैंने डिक्लेयर किया था। और इस XYZ की बात की जाए तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, XYZ का एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूं, तो टोटल मिला के हमारे पास दो फंक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। डन। अब ध्यान देना प्लीज यहां पे। अब यहां पर XYZ फंक्शन की बात की जाए तो मैं XYZ फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं p, और p की बात की जाए तो p की वैल्यू कितनी दी मैंने, 90। सेम इट इज, मेन की बात की जाए तो मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर q, और q की बात की जाए तो q की वैल्यू मैंने दे दी 67। अभी तक की अगर बात की जाए तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि जो p है वो लोकल वेरिएबल है।
किसका लोकल वेरिएबल है, XYZ का। और Q की बात की जाए तो Q क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। किसका लोकल वेरिएबल है, मेन का। अब इतने कोड को अगर मैं कंपाइल करूं तो यहां पर मुझे अभी कोई भी एरर नहीं मिलेगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरा कोड कंपाइल हो गया। क्यों कंपाइल हुआ भैया, ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपने इन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। मैं यूज करने की बात कर रहा हूं। डन। अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट एफ स्लैशन वैल्यू ऑफ p इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा p, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और सेम इट इज, मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दिया, printf स्लैशन वैल्यू ऑफ q इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा q, दैट्स इट, क्लियर। अब यहां पर आप देखो कि मेन के अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट कराइए वैल्यू, किसकी वैल्यू, q की। तो आप एक चीज देखो, q किसका लोकल वेरिएबल है, मेन का। और आपने ये प्रिंटर स्टेटमेंट लिखा कहां है, मेन के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपको एरर नहीं देगा। सेम इट इज, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये प्रिंटफ कहां पर लिखा हुआ है, XYZ के अंदर। और XYZ की बात की जाए तो XYZ के अंदर एक वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम क्या है, p। और आप p को यहां पे यूज कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट भी आपको कोई इश्यू नहीं देगा, आपका कोड प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा। डन। बट अब मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान देना। मैंने यहां पर वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करी q की, स्लैशन वैल्यू ऑफ q विच इज लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। हम क्या चाहते हैं कि हम मेन का जो q वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दे। तो मैंने यहां पे लिखा परसेंटाइल d कॉमा q, दैट्स इट। अब जैसे ही हम स्टेटमेंट मैंने लिखा, ये स्टेटमेंट मुझे क्या दे देगा, एरर। सेम इट इज, मैंने यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ p विच इज लोकल वेरिएबल ऑफ XYZ। डन। तो मैं यहां पे क्या चाहता हूं, मैं p की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस कोड को अगर मैं कंपाइल करता हूं तो मुझे एरर देगा। क्या बोल रहा है, Q was not declared in the scope। पॉइंट को ध्यान समझना, XYZ का स्कोप कहां से कहां तक है, XYZ का स्कोप यहां से यहां तक है, मेन का स्कोप यहां से यहां तक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान देना, अगर मैं देखूं यहां पर लाइन नंबर 5, ठीक है, लाइन नंबर 5 की अगर बात की तो क्या बोल रहा है, Q was not declared in the scope। मतलब इस 5वीं नंबर की लाइन की अगर बात की जाए तो इस लाइन में आप जो Q का यूज कर रहे हो वो इस स्कोप में है ही नहीं। सेम इट इज, इस लाइन के लिए क्या बोलेगा, लाइन नंबर 11। तो लाइन नंबर 11 क्या है भैया, ये देखो। तो लाइन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि लाइन नंबर 11 में आपने जो लिखा हुआ है P, तो जो P है वो स्कोप में नहीं है। डन। क्योंकि P किसके स्कोप का है, XYZ के, और Q किसके स्कोप का है, मेन के। तो मेन के स्कोप वाला वेरिएबल केवल मेन में एक्सेस होगा, और Q के स्कोप वाला वेरिएबल केवल Q में एक्सेसिबल हो, सॉरी, मेन के स्कोप वाला वेरिएबल केवल मेन में एक्सेसिबल होगा, और XYZ के स्कोप वाला वेरिएबल केवल XYZ फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लोकल वेरिएबल। डन। ये एक सिंपल सी बात है, क्लियर। अब ध्यान देना, तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहां से हटा दूं और इस स्टेटमेंट को यहां से हटा दूं तो मेरा प्रोग्राम प्रॉपर्ली वैलिड है। अब एक काम करते हैं, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं XYZ। आराम से वीडियो को पॉज करो और फटाफट मुझे बताओ कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए फटाफट देख लो इस प्रोग्राम का फ्लो। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम स्टार्ट कहां से होगा, मेन से। मेन की बात की जाए तो मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, तो मेन का वेरिएबल है Q की बात की जाए तो Q की वैल्यू कितनी है, 67। एंड देन आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा XYZ, तो XYZ यहां से उठ के कहां चले आएगा, यहां पर ये वाला फंक्शन एक्टिव हो गया। मेन फंक्शन कौन सी स्टेट में आ गया, वेटिंग में। एंड देन XYZ पे जब जाएगा तो XYZ में एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और उस वेरिएबल का नाम क्या है आपका P की वैल्यू कितनी हो गई, 90। और देन उसके बाद प्रिंटफ वर्क करेगा, तो प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ P, तो P की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो P वेरिएबल की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू यहां पर है 90, तो यहां पे 90 प्रिंट होगा। तो पहले P की वैल्यू प्रिंट होगी, एंड देन फंक्शन कंप्लीट होकर वापस कहां आएगा, मेन के पास। तो मेन के अंदर क्या लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ Q। तो क्या ये वाले फंक्शन के अंदर Q वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो यहां पे Q की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 67। तो चलिए इस कोड को एक बार अपन कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। तो ध्यान देना, यहां पर आपका आउटपुट क्या आएगा,
कोड कंपाइल्ड, कोड रन। तो यहां पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ पी प्रिंट होगी, देन वैल्यू ऑफ क्यू प्रिंट होगी। डन, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि लोकल वेरिएबल का एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। डन। अब यहां पर हम एक और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर करा है इंट मेन, दैट्स इट, क्लियर। और उसके अलावा मान लीजिए आपने एक और फंक्शन डिक्लेयर करा है और उसका नाम क्या है, वॉइड मेन, सॉरी वॉइड एक्स वाई जेड। डन। तो टोटल मिला के आपके पास दो फंक्शन हो गए। अब इन दोनों फंक्शंस की अगर बात की जाए तो दोनों फंक्शन का अपना अपना स्कोप है। मगर मान लीजिए कि आपने मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर एक्स। डन। और आपने यहां पर क्या करा है, आपने यहां पर एक्सवाइजेड फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है और उसका नाम भी क्या दे दिया, एक्स। अब मेरा पहला क्वेश्चन, आराम से सोचो और सोच समझ के जवाब दो, क्या एक ही नाम के वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में हो सकते हैं? मेन के अंदर भी एक्स नाम का वेरिएबल है और एक्सवाइजेड के अंदर भी एक्स नाम का वेरिएबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो एक चीज ध्यान रखना, ये 100% पॉसिबल है, वैलिड है, ध्यान रखना। यहां पर अगर मैं इस x की बात करूं तो क्या होगा, जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा x, तो यहां पर आपके पास में 4 बाइट की मेमोरी बनेगी और उस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा, x। तो x क्या है, ध्यान रखना, यहां पर ये वाला जो x है ये इस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और अगर मैं इस x की बात करूं तो ये जो x है ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा, मगर ये जो है वो एक्सवाइजेड फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। डन। तो दोनों अलग अलग फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं। अब यहां पर x की बात की जाए तो मान लो कि मैंने x की वैल्यू डाल दी 20, तो यहां पर क्या आ गया, 20, बात खत्म। और मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर इस वेरिएबल की वैल्यू भी क्या डाल दी, 20, बात खत्म। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि सर दोनों फंक्शन में वेरिएबल के नेम कैसे हैं, सेम, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, मगर ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग हैं। कैसे? दोनों वेरिएबल के नेम सेम हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो सकती है, मगर दोनों वेरिएबल के जो एड्रेसेस होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे। तो जैसे पहले वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1001, तो ये जो दूसरा वेरिएबल है x, जो किसमें डिक्लेयर्ड है, XYZ के अंदर, इसका एड्रेस 1005 हो सकता है, 1010 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर 1001 नहीं होगा, क्योंकि जो 1001 है वो एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस है और जो किसका एड्रेस है, x का। और x किसके अंदर बैठा हुआ है, मेन के अंदर। और यहां पर जो 1005 है ये भी एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, x का, मगर ये जो x है ये XYZ का लोकल वेरिएबल है, ध्यान रखना। तो दोनों फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं, उनकी वैल्यू भी सेम हो सकती है, मगर उनके एड्रेसेस कभी भी सेम नहीं होंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो भी मैंने अभी तक आपको बताया इस कंसेप्ट के बारे में, इसको अपन प्रूव कैसे करेंगे, तो इसको समझने के लिए मैं यहां पर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देना। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एक्स इन मेन फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल टू %d, एक्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी और ये जो x है वो ये वाला x होगा, ध्यान रखना। डन। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, प्रिंटएफ करा रहा हूं x की वैल्यू को। तो मैंने लिखा प्रिंटएफ वैल्यू ऑफ x इन XYZ इक्वल टू %d, x, दैट्स इट। एंड देन इसके बाद में एक लाइन और लिख रहा हूं, मैं यहां पर x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने x की वैल्यू कितनी थी, 20, अब मैं यहां पर x की वैल्यू कर रहा हूं 89। और देन अगेन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंटएफ वैल्यू ऑफ x आफ्टर चेंज इक्वल टू %d, x, दैट्स इट, क्लियर। और मैं यहां पर इस XYZ फंक्शन को क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा मेन से। डन। तो अब इस प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं, तो आपको यहां पर क्या आउटपुट मिलेगा अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन से। मेन की बात की जाए तो मेन के अंदर आया और मेन के अंदर आपके पास में एक वेरिएबल बना है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, x।
और जो ये वाला x है ये मेन का x है। डन। इसके बाद x की वैल्यू आपने क्या दे दी 20, तो ये 20 है और उसका एड्रेस कितना है 1001। अब ध्यान देना, अब यहां पर आपने फंक्शन कॉल करा XYZ। डन। तो आप यहां पर कहां आ गए, यहां पर आप आ गए XYZ फंक्शन के पास में। अब जब आप XYZ फंक्शन के पास में आए तो यहां पर एक और x वेरिएबल बना है, तो यहां पर एक और x वेरिएबल बन गया और ये वेरिएबल किसका है, ये वेरिएबल है आपके XYZ का x। डन। और x की वैल्यू आपने क्या दे दी यहां पे 20। अब क्या होगा, अब ये वाली लाइन वर्क कर चुकी है, ये वाली लाइन वर्क कर चुकी है और ये वाली लाइन वर्क कर रही है, तो यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू प्रिंट होगी तो वो इस वाले x की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, ना कि ये वाले x की, ध्यान रखना। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, यहां पर x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। डन। अब इसके बाद क्या करा, इसके बाद मैंने x की वैल्यू को चेंज किया। अब ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 89, तो एक x मेन का भी है और एक x XYZ का भी है, तो ये जो 89 है वो यहां पर चेंज होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 89। और देन अगेन मैं अगर x की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तो यहां पर जो x की वैल्यू प्रिंट होगी वो वैल्यू क्या होगी 89। दैट्स इट। और देन उसके बाद ये फंक्शन कंप्लीट होके वापस कहां आएगा, मेन के पास, और ये वाली लाइन वर्क करेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप x की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, फटाफट वीडियो को पॉज करो और सोचो कि यहां पर आपका आंसर क्या आएगा। यहां पर x की वैल्यू 20 प्रिंट होगी या x की वैल्यू 89 प्रिंट होगी। ध्यान रखना, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कहां लिखा हुआ है, मेन के अंदर, और मेन के अंदर x की वैल्यू कितनी है 20। जो चेंज हुआ था वो XYZ के x के अंदर हुआ था, तो यहां पर 89 प्रिंट नहीं होगा, यहां पर क्या प्रिंट होगा 20। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्यान रखना, एक ही नाम के वेरिएबल अलग अलग फंक्शन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। डन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए एक काम करते हैं, जो मैंने आपको बताया उस चीज को आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। चलिए हम आ गए हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड की अगर बात की जाए तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर दो फंक्शन क्रिएट करे, पहला फंक्शन मेन, दूसरा फंक्शन XYZ, और मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, और x की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 90 या 20 अपन ने जो लिया था वही ले लेते हैं अपन। देन मैंने यहां पर क्या करा, मैंने XYZ फंक्शन को कॉल किया। देन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया वैल्यू ऑफ x इन मेन। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटा सा एक मॉडिफिकेशन और करते हैं, printf स्लैशन वैल्यू ऑफ x इन मेन बिफोर कॉलिंग XYZ फंक्शन इक्वल टू %d कॉमा m कॉमा x, दैट्स इट। और वैल्यू ऑफ x इन मेन आफ्टर कॉलिंग XYZ फंक्शन इक्वल टू %d कॉमा x, दैट्स इट। अब अपन XYZ पे जाते हैं, तो यहां पर अपन ने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा, उसका नाम क्या दे दिया अपन ने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल x, और x की वैल्यू को अपन प्रिंट कराते हैं। x की वैल्यू आपने यहां पर कितनी दी थी भैया 20। डन। तो आपने यहां पे लिखा printf स्लैशन वैल्यू ऑफ x इन XYZ बिफोर मॉडिफिकेशन इक्वल टू %d कॉमा x, दैट्स इट। एंड देन मैंने x की वैल्यू को चेंज किया, x की वैल्यू अपन ने क्या कर दी 89। डन। और देन अगेन मैंने x की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इन XYZ आफ्टर मॉडिफिकेशन इक्वल टू %d कॉमा x। डन। अब क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से,
मेन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा x, तो वो जो वेरिएबल है x वो मेन का है। देन उसके बाद आपने यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट कराई एक्सवाइजेड फंक्शन को कॉल करने के पहले, तो x की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू यहां पर आपकी प्रिंट हो जाएगी 20। डन। देन उसके बाद में आपने एक्सवाइजेड फंक्शन को कॉल किया तो यहां पर आएगा, यहां पर एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। देन आप यहां पर x की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो यहां पर प्रिंट क्या होगा 20। मगर जैसे आपने x की वैल्यू को चेंज करा 89, तो यहां पर जो 20 रखा हुआ है वो 20 की जगह क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। और जब आप यहां पे प्रिंट कराओगे तो ये जो x वेरिएबल है वो ये वाला x वेरिएबल होगा, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा 89। मगर जब ये फंक्शन वापस होगा कहां आएगा, मेन के पास, तो मेन के पास जो x वेरिएबल है वो x वेरिएबल ये है, ना कि ये है। तो यहां पर जो x वेरिएबल होगा वो x वेरिएबल मेन का x वेरिएबल होगा, तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा अगेन 20। तो ध्यान रखना, जो भी चेंज तुमने एक्सवाइजेड फंक्शन के x वेरिएबल में करा है उसका इंपैक्ट मेन के x वेरिएबल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों वेरिएबल सेम है ही नहीं। उनके नाम सेम है, उनकी वैल्यू भी सेम हो सकती है, मगर उन दोनों के एड्रेसेस सेम नहीं हैं। डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को हम एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आपका आउटपुट क्या बोला, वैल्यू ऑफ x इन मेन बिफोर फंक्शन कॉलिंग 20, वैल्यू ऑफ x इन मेन आफ्टर फंक्शन कॉलिंग 20। x की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, मगर हाँ अगर x की वैल्यू एक्सवाइजेड की बात करें तो मॉडिफिकेशन के पहले वैल्यू 20 थी और मॉडिफिकेशन के बाद वैल्यू क्या हो गई आपकी 89। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि मल्टीपल फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल हो सकते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहां पर हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या, ग्लोबल मतलब सबका। अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर एक फंक्शन क्रिएट करा है सपोज, और उस फंक्शन का नाम क्या है इंट मेन, दैट्स इट, ये आपका मेन फंक्शन है। इसके अलावा आपने एक और फंक्शन क्रिएट करा है, मान लीजिए void xyz, तो ये एक फंक्शन है। डन। अब अगर आप कोई वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर करोगे तो लोकल वेरिएबल हो जाएगा, मगर मान लीजिए कि मैंने कोई वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर दिया सबसे पहले, इंटीजर t, और t की बात की जाए तो t की वैल्यू मैंने यहां पर दे दी है 89। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना प्लीज। तो यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है t, और t की बात की जाए तो t ना तो मेन का लोकल वेरिएबल है और ना ही एक्सवाइजेड का लोकल वेरिएबल है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक मेमोरी बनेगी और उस मेमोरी का नाम होगा t, और जो t है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस वेरिएबल को मेन भी एक्सेस कर सकता है और इस वेरिएबल को xyz भी एक्सेस कर सकता है। डन। तो चलिए काम करते हैं, इसको पहले एक बार प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक करते हैं, देन इसके एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ाएंगे। डन। तो चलिए, तो हम आ गए हमारे यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, और विजुअल स्टूडियो कोड की बात की जाए तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ध्यान देना प्लीज। मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सबसे ऊपर, इस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया t, और t की बात की जाए तो t की वैल्यू मैंने दे दी 90। डन। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, printf वैल्यू ऑफ t इन xyz इक्वल टू %d कॉमा t। डन। और सेम एज इट इज मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अगेन printf स्लैश n वैल्यू ऑफ t इन मेन इक्वल टू %d कॉमा t। अब ध्यान देना, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं यहां पर मेन की बात करूं तो मेन के अंदर कोई t नाम का वेरिएबल नहीं है, और अगर मैं xyz की बात करूं तो xyz के अंदर भी कोई t नाम का वेरिएबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों जब t को यूज कर रहे हैं तो ये t कौन सा t है, ये t आपका ग्लोबल t है, ध्यान रखना। डन। तो एक काम करते हैं, हम इस कोड को एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहां पर एक फंक्शन कॉल कर दिया xyz। डन। अब ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से, मेन के अंदर आप t की वैल्यू को प्रिंट कराओगे, तो t की वैल्यू यहां पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ग्लोबल t की। तो ग्लोबल t की वैल्यू कितनी है 90, तो यहां पे 90 प्रिंट होगा। देन आपका एक्सवाइजेड फंक्शन कॉल होगा, और एक्सवाइजेड फंक्शन जब t की वैल्यू को उठाएगा तो वो भी किसकी वैल्यू को उठाएगा,
ग्लोबल टी वेरिएबल की, तो यहां पर भी क्या प्रिंट होगा 90, तो दोनों जगह पर क्या प्रिंट होगा 90। तो एक काम करते हैं, इस चीज को हम एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड और रन, आपका आंसर क्या आया, मेन के अंदर टी की वैल्यू 90 और एक्सवाइजेड के अंदर टी की वैल्यू 90, क्योंकि दोनों का अपना टी तो है ही नहीं, वो टी किसका है बेटा, ग्लोबल टी है, वो दोनों के लिए एक्सेसिबल है। डन। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भैया, ध्यान रखना, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस आर्किटेक्चर को देखूं, ध्यान समझना, आर्किटेक्चर देखो, मान लो कि ये आपके प्रोग्राम का ग्लोबल एरिया है, और इस ग्लोबल एरिया की बात करें, इसके अंदर दो एरिया हैं, एक एरिया मेन का एरिया और एक एरिया किसका है, आपका XYZ का एरिया। डन। अब ध्यान देना, आपने यहां पर जो टी वेरिएबल डिक्लेयर करा वो कहां डिक्लेयर करा है, ग्लोबल एरिया में, सबसे बाहर वाले एरिया में। तो यहां पर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम क्या हुआ, टी, और टी की वैल्यू कितनी है आपकी 90। डन। अब अगर आप यहां पर, ये किसका एरिया है, मान लीजिए ये XYZ का एरिया है, और ये एरिया किसका है, मान लीजिए मेन का एरिया है। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, मान लो आपने मेन के अंदर प्रिंटफ कराया किसको, टी को। डन। और आपने XYZ के अंदर प्रिंटफ कराया किसको, टी को। तो इस केस में भी क्या प्रिंट होगा 90, और इस केस में भी क्या प्रिंट होगा 90, बात खत्म हो गई। मगर अगर मान लो इस टी की बात की जाए, तो टी ना तो XYZ का है ना ही मेन का है, वो सबका है। इस पर्टिकुलर केस में एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि अगर मान लीजिए XYZ फंक्शन ने इस टी की वैल्यू को चेंज कर दिया, ध्यान रखना, तो मान लो इस टी की वैल्यू को XYZ फंक्शन ने क्या कर दिया 48, तो अगर ये जो XYZ फंक्शन है इस टी की वैल्यू को चेंज करेगा, तो ये वैल्यू मेन के लिए भी क्या हो जाएगी, चेंज। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपके घर की बात करूं, तो आपका जो घर का एरिया है वो लोकल एरिया है, मतलब आपका एरिया लोकल, आपके दोस्त का एरिया लोकल। तो आप अपने घर में एक फ्रिज लेकर आए, फ्रिज, तो वो आपका लोकल है, और वो अपने घर में एक फ्रिज लेकर आया, वो उसका लोकल है। तो वो अपने घर के फ्रिज को मान लो तोड़े, उसको मान लो उसकी इच्छा हो गई कि उसको गुस्सा आ रहा है, और उसने क्या करा, अपने घर का फ्रिज तोड़ दिया, तो आपको क्या नुकसान होगा, भैया उसके घर का फ्रिज तोड़े, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है। मगर मान लो कि जो आपका कॉलोनाइजर था, उसने क्या करा, आपके कॉलोनी के बीच में एक हैंडपंप लगवा दिया। वो हैंडपंप क्या आपका है, नहीं। क्या आपके दोस्त का है, नहीं। वो पूरी पूरी कॉलोनी का है, मतलब वो ग्लोबल है। अब अगर मान लो कि आपके फ्रेंड ने किसी रीजन से उस हैंडपंप को तोड़ दिया, मान लो रात को वो आया और गलती से उसने अपनी गाड़ी कहां चढ़ा दी, उस हैंडपंप के ऊपर, हैंडपंप टूट गया, नुकसान किसका होगा, नुकसान आपका भी होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देना, यहां पर अगर मैं कुछ ऐसा कोड करूं, ध्यान देना प्लीज, मैं इतने कंटेंट को हटाता हूं पहले यहां से, अब एक चीज ध्यान देना। तो यहां पर क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन से, और मेन के बाद यहां पे टी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इस टी की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराता हूं, और मैं XYZ फंक्शन के कॉल होने के बाद टी की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं। डन, क्लियर, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ टी इन मेन आफ्टर कॉलिंग XYZ फंक्शन, दैट्स इट। अब यहां पर ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। मैं एक छोटा चेंज और कर रहा हूं कि मैंने टी की वैल्यू को चेंज कर दिया, यहां पर 89 कर दिया, या मान लो फॉर एग्जांपल 45 कर दिया। अब प्रोसेस को देखो, प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन से। मेन से कहां पर गया, XYZ पे, तो आप XYZ फंक्शन पे गए। XYZ फंक्शन में आप टी की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, तो जो टी है उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ग्लोबल टी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 90, बात खत्म हो गई। मगर आपने क्या करा, उसके बाद आपने टी की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब टी की वैल्यू पहले कितनी थी 90, क्योंकि खुद का तो टी कुछ है ही नहीं, एक ग्लोबल टी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 45। अब यहां पर क्या हुआ, जो ऊपर वाला जो ग्लोबल वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 90 थी, उसकी वैल्यू 45 हो चुकी है। अब ये वाला फंक्शन कंप्लीट होकर वापस कहां आएगा, मेन के पास, और यहां पर क्या होगा, मेन में टी की वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा। तो जब मेन में अपन टी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो उसकी वैल्यू यहां पर प्रिंट होगी 45। क्यों, क्योंकि जब मेन ने टी की वैल्यू को प्रिंट कराया, उसके पहले एक फंक्शन कॉल हुआ था XYZ, और उसने उस टी की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, हमने जो लिखा यहां पर उसको एक बार अपन प्रैक्टिकली रन करके चेक करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, मेरा आउटपुट क्या आएगा, ध्यान दो इधर प्लीज। वैल्यू ऑफ टी इन XYZ, XYZ के अंदर वैल्यू क्या प्रिंट होगी 90।
देन उसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, तो जब वापस मेन के पास आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 45। डन। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया आपका 45। अब एक चीज ध्यान रखना, ग्लोबल वेरिएबल रिस्की होता है। नॉर्मली कई लोग क्या सोचते हैं कि सर ग्लोबल वेरिएबल अच्छा हुआ कि एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर दो और उसको सब जगह यूज करते जाओ। लोकल वेरिएबल की तो प्रॉब्लम है कि भैया मेन का अलग लोकल वेरिएबल होगा और XYZ का अलग लोकल वेरिएबल होगा। भाई साहब ध्यान रखना, लोकल वेरिएबल बेटर चॉइस होता है, ग्लोबल वेरिएबल रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई डेटा मान लीजिए ग्लोबल वेरिएबल में रखा हुआ है और एक्सीडेंटली किसी फंक्शन ने उसके डेटा को चेंज कर दिया, तो वो डेटा पूरे प्रोग्राम के लिए गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए हमेशा ग्लोबल वेरिएबल का यूज सोच समझ के किया जाता है। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए, तो अब यहां पर एक कंसेप्ट और है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन की बात की जाए तो मेन फंक्शन के बाहर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा है और उस ग्लोबल वेरिएबल का नाम क्या है भैया, टी। दैट्स इट। और उसकी वैल्यू कितनी है, 90। अब अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए तो कि आउटर ब्लॉक की बात की जाए, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की बात की जाए, तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी टी है। और अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इनर ब्लॉक के अंदर, उसका नाम भी क्या है, टी है। मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी है, 45। अब पॉइंट को ध्यान से समझना, यहां पर मेन की बात की जाए तो मेन के पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम टी, और उसके पास एक लोकल वेरिएबल भी है जिसका नाम भी क्या है, टी है। दैट्स इट। डन। अब इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो मैं यहां पर अगर टी की वैल्यू को प्रिंट कराता हूं, फ्लैशन वैल्यू वैल्यू ऑफ टी इन मेन इक्वल टू %d, टी। अब मेरे छोटे से क्वेश्चन का सोच समझ के जवाब दो। मुझे एक चीज सोच के बताओ कि यहां पर अगर मैं प्रिंटफ की बात करूं तो प्रिंटफ कहां लिखा हुआ है, मेन के अंदर। और मेन की बात की जाए तो मेन के पास एक लोकल टी भी है और एक ग्लोबल टी भी है। तो इस केस में जब हम टी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहां पर कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट होगी, लोकल टी वेरिएबल की या फिर ग्लोबल टी वेरिएबल की। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसका नाम ग्लोबल वेरिएबल के नेम के सेम एज इट इज है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो प्रायोरिटी होगी वो हमेशा लोकल वेरिएबल को दी जाएगी। तो जैसे मेन के अंदर आप क्या कर रहे हो, मेन के अंदर अगर आप टी की वैल्यू को प्रिंट कराओगे तो ये जो टी होगा वो हमेशा लोकल को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखना, प्रायोरिटी हमेशा किसकी होती है, लोकल की। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपकी बात की जाए तो मान लो आपके पास में कोई जॉब आती है और आपके घर में एक मेंबर है जो आपका लोकल है, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, और एक बाहर एक कोई व्यक्ति है जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप हमेशा अपने घर के मेंबर को प्रायोरिटी दोगे। तो यहां पर भी क्या है, लोकल वेरिएबल का नाम भी टी है और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी टी है। तो हमेशा जो एक्सेसिबल होगा वो कौन होगा, आपका लोकल। कब तक, जब तक अंदर कोई लोकल वेरिएबल अवेलेबल है तो। मगर मान लो कि ये लोकल वेरिएबल नहीं होता तो प्रायोरिटी किसको मिलती, आउटर टी को। दैट्स इट। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको एक बार प्रिंट करा के चेक करते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया, कोड को रन किया, मेरा आंसर यहां पर क्या आ रहा है, 45। बात करूं अब यहां पर क्या होता है कि मान लो किसी स्टूडेंट के माइंड में आया था कि सर आपने क्या बोला कि अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर टी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा और लोकल वेरिएबल का नाम भी टी है और आउटर ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी टी है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लोकल वेरिएबल को। बात समझ में आ गई। मगर मान लो सर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे आउटर टी की वैल्यू को प्रिंट कराना है, मतलब बाहर वाले ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो कैसे करवाएंगे। तो ध्यान देना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ ग्लोबल टी वेरिएबल इन मेन फंक्शन। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, मेन फंक्शन के अंदर ग्लोबल टी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने की बात कर रहा हूं। तो कैसे करवाएंगे भैया, टी वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, इंटीजर, %d लगा दिया। अब मैं अगर यहां पे टी लिख दूं तो नॉर्मली यहां पे बात किसकी हो जाएगी, लोकल की या ग्लोबल की, लोकल की।
तो मैं अगर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके पहले मैं लगा दूंगा डबल कॉलन, और ये जो डबल कॉलन होता है इसे बोला जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। डन, क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए तो यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको 90, और यहां की बात की जाए तो यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको 45। डन। तो अगर आप इनर ब्लॉक से किसी आउटर ब्लॉक के ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कौन से ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो चलिए काम करते हैं, इस कोड को हम एक बार कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। ध्यान दो प्लीज, यहां पर आपका आंसर क्या आया 90, और यहां पर आपका आंसर क्या आया 45। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्कोप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ध्यान रखना, स्कोप का कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ आना बाकी है अभी, मगर ये जो बेसिक आइडिया है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। डन। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये कंसेप्ट आने वाले समय में आपके सारे कंसेप्ट का बेस बनेगा। डन। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।